ये देखिए रेड नेप टाइबिस की फैमिली है यहाँ पे। ये वाला आगे वाला मैच्योर है, पूरा एडल्ट है। और जो इसमें इमेच्योर या जुवेनाइल जो होते हैं उनका जो हेड के पीछे ये जो रेड ब्राइट रेड कलर का पैच एक है ना, वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। ये देखिए ये मैच्योर है और इस वाले का नहीं है पूरा, लेकिन ये भी रेड नेप टाइबिस ही है। इसका पूरा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये घास के पीस का भी फुल्ली डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये दो फुल्ली डेवलप्ड एडल्ट्स हैं और एक इनके साथ थोड़ा जुवेनाइल होगा। आज बहुत दिनों बाद जा रही हूँ डीगल टोल प्लाजा के पास, अगर कुछ होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी बारिश हुई है तो शायद कुछ बर्ड्स मिल जाएं। लेकिन अभी कल से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी तो मैं बाहर रहूँगी, तो अब मतलब लंबे वीडियोस काफ़ी समय तक नहीं आ पाएंगे। शॉर्ट्स मैं शेयर करती रहूँगी लेकिन लंबे वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि आज मेरे पास 1-2 टॉपिक थे कुछ इम्पोर्टेंट, तो अगर तो ये वीडियो ठीक ठाक बन गया तो उन टॉपिक्स पे डिस्कस करके इस वीडियो को मैं पोस्ट कर दूँगी कल के लिए। अभी देखिए यहाँ हरी भरी घास आ गई है बिल्कुल। ये कैटल ईग्रेट था जो अभी दिख रहा था आपको, पीछे और भी कुछ कैटल ईग्रेट्स हैं। ये ब्रीडिंग प्लूमेज में है, पहले भी कई बार आपको बताया हुआ है कि ये जो गर्दन के आसपास जब इसके पीले रंग का बिल्कुल ब्राइट कलर का आ जाता है तो ये कैटल ईग्रेट का बिल्कुल ब्रीडिंग पीरियड चल रहा है अभी। और ये गूलर फ्लटर भी आप देख पा रहे हैं, जो ये गले की जो मसल्स को फड़फड़ा रहा है इसको गूलर फ्लटर कहते हैं। और ये चिड़ियों का एक तरीका है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का, मतलब गर्मी में खुद को ठंडा रखने का एक तरीका है। तो जो 1-2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। एक रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट मेरे ध्यान में आया, मैंने देखा नेट पे, कनाडा का इंसिडेंट है। इसमें एक बच्चा 10-11 साल का था जो सो रहा था बेड पे, और उसके फेस पे आके एक चमगादड़ बैठ गया। चमगादड़ मतलब बैट। तो उसको पता नहीं चला, पहले वो नींद में था। जब उसको लगा कि हाँ मेरे फेस पे कुछ है तो उसने हाथ से ऐसे गिराया तो वो गिर भी गया, चमगादड़ हट गया। और बाद में ना तो उसे कोई खरोच आई थी, ना चोट आई थी, ना कोई और प्रॉब्लम हुई थी, कहीं उसे कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। तो उसे घर वालों ने भी इस मैटर को सीरियसली नहीं लिया और एज यूजुअल वो कंटिन्यू करता रहा अपना काम। लेकिन कुछ ही समय में उसको सिम्टम शुरू हो गए और उसके बाद 15 से 17 दिन के अंदर उसकी अचानक से मौत हो गई। तो मौत होने के बाद जब उसको टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसे रेबीज हो गया था। तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या बैट भी जो है वो मैमल ही है, या फिर जितने भी जानवर हैं जो कि जिनके वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और अगर उनसे आपको कोई माइनर छोटी मोटी खरोच भी आ जाए, या अगर खरोच भी ना आए वो लिक कर दें आपको, तो भी मतलब क्योंकि उनके सलाइवा में ये वायरसेस होते हैं, रेबीज वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये दोनों ही जानवरों के सलाइवा से फैलते हैं। तो अब ये जो आपका जो बैट है ये भी रेबीज स्प्रेड कर सकता है। तो इसलिए इस पेशेंट मतलब जो ये बच्चा था इसके अंदर रेबीज का वायरस आ गया था, लेकिन इसको पता नहीं चला कि शुरू में इसको कोई भी सिम्टम नहीं आए, ना ही इसको कोई चोट लगी थी। तो इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और बाद में उसकी डेथ हो गई। क्योंकि रेबीज अगर हो जाता है किसी को तो उसकी मोर्टेलिटी 100% है, मतलब कोई नहीं बचता। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से इस बार कान्हा में एक पूरे टाइगर फैमिली की मौत हो गई, जिसमें 4 कप्स थे और एक मदर थी, मतलब टाइग्रेस थी। और अभी जो गिर में 8 या 10 लायन और कब्स की मौत हुई है, जिसमें कुछ एडल्ट थे कुछ कब्स थे, उसमें कुछ जानवर कैनाइन डिस्टेम्पर से भी इन्फेक्टेड थे और कुछ जो थे वो किसी टिक इन्फेक्शन की वजह से मरे थे। तो अब जो टिक है वो भी एक पैरासाइट है, और जो जानवर है, जंगली जानवर है, वो खुद को पैरासाइट से बचाने की कोशिश करते हैं। जो मिट्टी वगैरह या कीचड़ में लौटते हैं, अपने शरीर पे इसको लगाते हैं मिट्टी को, कीचड़ को, वो सारा कुछ टेक्निक होता है टिक्स और दूसरे पैरासाइट से निजात पाने का। लेकिन वायरल इन्फेक्शन अगर किसी जानवर को हो जाता है उससे वो निजात नहीं पा सकता, क्योंकि वो सीधा जो है उसके ब्लड में इन्फेक्शन चला जाता है। फैलता तो ये सलाइवा से है, जैसे जो आपके इन्फेक्टेड डॉग्स हैं और जो गांव के जो इन्फेक्टेड डॉग्स हैं, या फिर कैटल से भी फैलता है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। और जो रेबीज वायरस है वो जंगली जानवरों में भी पाया जाता है, जिसमें कि कैट फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें भी पाया जाता है। दूसरे जो वुल्फ हैं, फॉक्सेस हैं, जैकल्स हैं, इन सब में भी पाया जाता है। तो दोनों ही बड़े खतरनाक वायरस हैं, दोनों से ही मौत हो जाती है।
लेकिन रेबीज़ की तो मोर्टेलिटी 100% है। कैनाइन डिस्टेम्पर को भी प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जब कान्हा में टाइगर्स की डेथ रिपोर्ट की गई थी, उस टाइम पर ही मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि जो आसपास के गांवों में जो डॉग्स हैं खास करके और जो डोमेस्टिक कैटल हैं उनका वैक्सीनेशन स्टेटस पता करें, और अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जंगली जानवरों को तो आप वैक्सीन लगा नहीं सकते। तो ये जो जानवर हैं, ये कैटल हैं या डॉग्स हैं या जो भी गांव के जानवर हैं, वो उन्हीं जगहों पर जाके पानी पी सकते हैं। या जानवरों का जो टाइगर का या लेपर्ड का या किसी भी कार्निवोरस एनिमल का छोड़ा हुआ शिकार है या पड़ा हुआ शिकार है, वो डॉग्स वगैरह भी खा लेते हैं कई बार। बाद में वो जानवर दोबारा आता है, वो भी खा लेता है। तो सलाइवा दोनों ही केस में पानी के थ्रू भी फैल जाता है, और जो खाना उसने खाया है उसमें से दोनों जानवरों ने, उससे भी फैल जाता है। कार्निवोरस एनिमल्स में ये वाला सिस्टम हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपके गांव के जो डॉग्स हैं या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके आप वैक्सीनेशन को कंप्लीट रखें। और उसके अलावा जो पानी के स्रोत हैं, पानी के स्रोत को भी बीच बीच में चेक करना चाहिए और उनको क्लीन करना चाहिए, खाली करके और दोबारा फ्रेश पानी उसमें बीच बीच में भरना होता है। तो ये सारे तरीके हैं जो जिससे कि आप कैनाइन डिस्टेम्पर और रेबीज़ वायरस जैसे डेंजरस वायरसेस का स्प्रेड रोक सकते हैं। तो ये जो बैट वाला इंसिडेंट कनाडा में हुआ था, ये भी एक मतलब बड़ा ही स्ट्राइकिंग इंसिडेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। कि कई बार इंसान को लगता है कि भाई मुझे ना तो उसने खरोचा ना काटा, कुछ भी ज़रा सा भी एक बूंद खून भी नहीं बहा है, कोई खरोच भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका कांटेक्ट किसी भी जंगली जानवर से हुआ है, किसी भी जानवर से हुआ है जिसके वैक्सीनेशन स्टेटस का आपको नहीं पता, या उसके रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड होने या नहीं होने का स्टेटस आपको नहीं पता, तो आपको ज़रूर अपना एंटी रेबीज़ सीरम लगवाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई भी कांटेक्ट आपका होता है, आपको ज़रूर एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ये देखिए, हरियाली के वापस आने के साथ साथ ही सारस क्रेन का जोड़ा वापस आ गया है। ये दूसरा क्रेन इधर है और एक इधर है। मोस्ट लाइकली ये वही पेयर होगा जिसके साथ बच्चे थे अभी कुछ समय पहले तक। पिछले 2 महीनों में एटलीस्ट तो मुझे ये नहीं दिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और कुछ समय बाद जब यहाँ से पानी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोई भी बर्ड्स नहीं दिखती थी, तो फिर मैंने अननेसेसरली यहाँ पे आना भी बंद कर दिया था, क्योंकि बेकार में टाइम और फ्यूल दोनों का लॉस होता था। तो आज आना सफल रहा, सारस भी मिल गया। अब काफ़ी दिनों तक लंबा वीडियो भी मैं डाल नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जाके देख लेती हूँ। पिछले 3-4 दिनों में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है, शायद बर्ड्स वापस आ गई हूँ। तो अब ये देखिए, सारस का भी ब्रीडिंग पीरियड अभी चल ही रहा होगा, ब्रीडिंग सीजन इनका इस समय चलता है। सारस का नेस्ट मैंने एक बार डिस्क्राइब किया था एक वीडियो में, अगर वो मुझे मिल जाएगा, कौन सा वीडियो था उसका लिंक अटैच कर दूंगी। इनके काफ़ी बड़े बड़े नेस्ट ये बनाते हैं और माउंड जैसा बनाते हैं, पानी के एरिया के बीच में थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जैसा बना के, और उस पर बड़ा सा नेस्ट बनाते हैं। मेरे ख्याल से 2 मीटर के आसपास इनके नेस्ट का डायमीटर होता है, और उसमें 1 या 2 अंडे मैक्सिमम ये देते हैं। क्योंकि बड़े साइज़ का पक्षी है तो ये बड़े साइज़ के बर्ड्स हमेशा कम अंडे देते हैं, क्योंकि इनके बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। रास्ते में कई जगह धान की बुआई ऑलरेडी जो है शुरू हो चुकी है। कुछ जगह तो 1-2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी, वो तो अब थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। और अभी कुछ जगह में बिल्कुल नए बिल्कुल धान बो दिया गया है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये धान के खेत भी जो है वेटलैंड्स का काम करते ही हैं, टेम्परेरी वेटलैंड्स का। 3 सारस हैं, ये देखिए, 2 तो यहाँ है और 1 इधर है। तो ये अभी भी फैमिली इनकी है पूरी साथ में क्या। इसका भी सर लाल है। अब तक तो ये वाला, हाँ, तीनों ही एडल्ट हैं सारस। इनके जो सर पे टिपिकल रेड कलर होता है, वो या तो धूप का एंगल कुछ ऐसा है या क्या, मुझे बीच बीच में ये ब्लैक नज़र आ रहा है। मैंने अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक भी किया तो वो ब्लैक लग रहा है। लेकिन कॉमन क्रेन तो यहाँ पे होता नहीं है। इसकी पूंछ भी देखिए वाइट है बिल्कुल। कॉमन क्रेन की थोड़ी ग्रेइश होती है और ब्लैक नेक्ड क्रेन है उसकी ब्लैक होती है। तो ये कॉमन क्रेन तो इस एरिया में कभी मिलता ही नहीं है। सारस क्रेन ही हो सकता है यहाँ पर, तो सारस के अलावा दूसरा कोई
ऑप्शन ही नहीं लगता। खैर जो भी है, अब आप लोग भी चेक करिएगा, मैं भी थोड़ा घर जाके चेक करूँगी इसको। यहाँ पर देखिए कैटल ईग्रेट्स और ये इंटरमीडिएट ईग्रेट आपको एक साथ दिख रहा है। इसका डिफरेंस आपको साफ साफ खुद ही पता चल रहा होगा। ये देखिए, इसकी बॉडी देखिए और इन सब की देखिए आप, बिल्कुल अलग अलग है। तो इंटरमीडिएट ईग्रेट और कैटल ईग्रेट का डिफरेंस आपको पता चल गया। ऊपर बीटर्स बैठी हैं और इधर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है। ये बुश चैट वगैरह हो सकती है। लाइट पड़ रही है इस पे ना, तो पता नहीं लग रहा है।